गुड इवनिंग दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति और यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब जैसे कि आपकी जो क्लास चल रही थी मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, उसी में सीक्वेंस आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पर कि पुरुष का एक स्त्री तथा उसकी बहनों से विवाह करने को निम्न में से क्या कहेंगे। पहला अनुलोम, दूसरा हाइपरगेमी, तीसरा सोरोरल बहुविवाह और चौथा आपका वैश्यापन। अब अगर आप विवाह को लेकर बात करें तो विवाह के अलावा यहां पर अलग अलग आपके टाइप्स दिए गए हैं। जैसे कि आपका अनुलोम दिया गया है, तो अनुलोम को हमने क्या समझा था, अनुलोम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने समझा था कि भाई उच्च जाति या उच्च वर्ग लिख लो या जाति लिख लो, पुरुष प्लस निम्न वर्ग अथवा जाति की महिला। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना था, अनुलोम विवाह। और वहीं अनुलोम के साथ ही एक बार फिर से देख लेंगे, प्रतिलोम क्या था, प्रतिलोम इसका जस्ट अपोजिट था। क्या था कि उच्च वर्ग अथवा जाति की महिला प्लस निम्न वर्ग अथवा जाति का पुरुष, तो इससे हमने क्या माना था, प्रतिलोम विवाह। अब इसमें टर्म क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष का एक स्त्री तथा उसकी बहनों से विवाह। तो अब अगर आप बात करें तो हमने टर्म जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वह विवाह का टर्म पढ़ा था। और वह विवाह में दो टाइप थे, बहुपत्नी तथा बहुपति। बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, ये दो टाइप आपके हैं। अब ये जो बहुपति विवाह का जो टर्म था आपका, उसमें हमने टाइप क्या देखा था कि उसमें हमने दो टाइप पढ़ लिए, एक भ्रातृत्व एक अभ्रातृत्व वाला। ठीक है, जिसमें कि एक भाई है और उसके साथ के भाई हैं, उन्हीं के साथ में महिला के संबंध स्थापित शादी की गई। ठीक, अभ्रातृत्व में क्या था कि जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो पति हैं वो आपस में सगे भाई हों, वो अलग अलग समुदाय से हो सकते हैं, अलग कबीले के होंगे, अलग वर्ग के होंगे, ठीक है, अलग धर्म के भी हो सकते हैं। बहुपत्नी विवाह का मतलब क्या है कि एक पुरुष और उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं। तो बहुपत्नी विवाह को का मतलब यहां पर हम समझ जाएंगे ना कि भाई एक स्त्री तथा उसकी बहनों के साथ भी शादी हो रही है, तो यह विवाह बहुपत्नी विवाह हुआ। मतलब के बहुविवाह को लेकर बात करेगा। तो बहुविवाह का भी अगर हम टर्म ध्यान रखें तब भी यहां पर आंसर आपको क्या मिलेगा, इसमें सोरोरल बहुविवाह। ठीक है, तो ऐसे विवाह को क्या बोला जाता है, ऐसे विवाह को बोलते हैं आप सोरोरल बहुविवाह। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किस जनजाति में एक पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है। एक पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है किंतु वह स्त्री उसकी सगी माना हो। पहला सेमानाग, दूसरा उराव, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा कोई नहीं। देखो जनजातियों को लेकर सबके अपने अलग अलग टर्म्स थे, जैसे आप ट्रोमेंडियन को लेकर बात करते हैं, ट्रोमेंडियन को लेकर बात करते हैं, या फिर अन्य जनजातियों को लेकर बात करें तो आपने देखा था कई सारी जनजाति ऐसी थी जो मैट्रियार्की सिस्टम फॉलो कर रही थी। जैसे आपका मैट्रियार्की को फॉलो करने वाले कौन कौन सी थी, आप गारो, खासी, नायर, टोडा। ये भारत में आपको जनजातियां कैसी थी जो मैट्रियार्की सिस्टम फॉलो करती थी। अब हर जनजाति में विवाह संबंध के जो तरीके हैं वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपको एक साथ देखने को मिले। ठीक है, जैसे विवाह की प्रणाली में ही आपने एक टर्म पढ़ा था ग्राम के बाद में, टोडम वाला। तो ये जो टोडम वाला टर्म है वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है आपके जनजातियों को।
देखो तो ये जो विशेषता आपको मिलती है वो मिलती है सेमानाग जनजाति में, ठीक है। किसमें मिलती है? सेमानाग जनजाति में। अब कल एक टर्म आपका मिस हो गया था लास्ट में, परिवार को लेकर, तो वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो टर्म बीच बीच में मिस हो जाएंगे या कोई अगर उसके बारे में पूछेगा देन उसको लेकर, कि परिवार के प्रकार, ठीक है, किसके परिवार के आपके क्या क्या आपके प्रकार हैं, क्योंकि इनको अगर आप एक बार में समझ लेंगे ना देन आपको विवाह के प्रकारों को लेकर भी समझ आ जाएगा। तो यहां पर हम गुडे को लेकर अगर बात करें तो गुडे के अनुसार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा गया था, 5 हैं, वो 5 आपके क्या क्या है। तो पहला जो प्रकार है आपका है वो बात करता है यहां पर बच्चों का प्रजनन, मतलब कि बच्चे पैदा करना, ठीक। दूसरा प्रकार जो बात करता है वो बात करता है पारिवारिक सदस्यों का भौतिक अनुरक्षण। भाई उनकी कुछ ना कुछ जरूरतें होंगी परिवार की, आप किसी परिवार में रह रहे हैं, उनकी जरूरतें, शिक्षा की जरूरतें हो, ठीक है, उनकी भोजन आदि की जरूरतें हो, तो ये सभी जो भौतिक व्यवस्थाओं को लेकर बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह से वयस्कों एवं बच्चों, आप देखते हैं ना कि परिवार को क्या बोलते हैं कि भाई परिवार जो है उनके समाज में स्थानों को निर्धारित करता है, मतलब कि एक सामाजिक स्थान के निर्धारण हो या समाजीकरण को लेकर बात, ठीक है। तो वयस्कों और बच्चों का सामाजिक स्थान का निर्धारण। इसी तरह से चौथे और पांचवें कार्यों में गुडे ने सामाजिक नियंत्रण को और सामाजिक और भावनात्मक सहारा, इन दोनों चीजों को ऐड किया। सामाजिक एवं भावनात्मक सहारा। अब इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो परिवार है, कोई अगर व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कार्यस्थल पर उसको दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी छूट जाती है, ठीक है, या फिर बाहर उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, ठीक, या फिर वो किसी मानसिक अवसाद से परेशान है, या फिर उसके परिवार में मान लेते हैं भाई आपके घर से कोई बेटी है और उस बेटी के पति की अचानक मृत्यु हो जाती है, या फिर उसकी बेटी के जो बच्चे उनकी किसी की डेथ हो जाती है सडनली, या कुछ भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर उसको एक भावनात्मक सहारे की जरूरत है। तो आपने देखा होगा बेटी का जो मतलब जो मायके पक्ष है, उस मायके पक्ष के लोग भी जो है उसको वहां पर आते हैं, उसके साथ में मिलेंगे, नहीं तो घर बुला के ले जाएंगे कि नहीं बेटा आप घर चलिए, आप घर पर रहिए और कुछ समय आप घर पर व्यतीत करेंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो परिवार एक तरीके से सहारे के तौर पर भी काम कर रहा है, भावनाओं का भी आपका ध्यान रख रहा है, ठीक। लास्ट था आपका सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण को लेकर अगर आप बात करें तो सामाजिक नियंत्रण का जो अर्थ है शाब्दिक तौर पर, वो अर्थ बात करता है कि जो परिवार है वो समाज के अकॉर्डिंग, समाज के जिन नियमों का पालन करता है, उन नियमों को पालन करने के अलावा भी परिवार कई सारी चीजों का योगदान भी करता है। कैसे करता है? परिवार के अनुसार जिस प्रकार से आपने अपना समाजीकरण किया हुआ है, ठीक है, आपका जिस प्रकार का नेचर है, तो आप समाज के अंदर जो साचर संबंधों को स्थापित करेंगे तो वो कहीं ना कहीं समाज के नियंत्रण को भी तो दृष्टिगत करेगा। तो पांचवा आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड, फोर्थ, 1, 2 ये आपके समझ में आ गए होंगे परिवार के प्रकार। अब परिवार के प्रकारों को लेकर अलग अलग विद्वानों के आपके अलग अलग मत रहे, ठीक है। जैसे हार्टन और हंट को लेकर बात करें तो हार्टन और हंट ने लगभग 7-8 जो टाइप थे वो अलग अलग बात की, जिनमें उन्होंने यौन नियंत्रण से लेकर प्रजनन इसको भी शामिल किया, समाजीकरण को भी शामिल किया, उसके अलावा उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, साथ ही साथ में सुरक्षात्मक प्रकार, इन सबको भी ऐड उन्होंने किया था, ठीक है। तो परिवार के ये कार्य भी आपके शामिल होते हैं प्रकारों में अगर आप बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विवाह अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है? इसका आंसर करिए। पहला है आपका
विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो देखो ए तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम को लेकर जब भी आप बात करते हैं तो ये बात करता था हिंदू प्लस अन्य धर्म जो भी हो उनके विवाहों को मान्यता देने का, कि अगर आप पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो हिंदू धर्म से आती है, ठीक है, और वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ में, गैर हिंदू धर्म के व्यक्ति के साथ में शादी करना चाहती है, तो उसका जो लीगल स्टेटस होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत दिया गया, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आपका प्रोविजन आपका दिया गया। तो पहला आपका गलत हो गया। अगला था आपका आर्य विवाह और वैधानिकरण अधिनियम। तीसरा है आपका हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 और चौथा हिंदू उत्तराधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकारी भी आपका गलत हो गया। चलिए तो इसको भी आप हटा दीजिए। अब आपके क्या बचते हैं, अब आपके बचते हैं विशेष विवाह अधिनियम, सॉरी आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम और हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम। तो देखो हिंदू मैरिज एक्ट सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है आपका मनु ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह को अच्छा नहीं माना है। देखो मनु के अकॉर्डिंगली कितने थे, 8 थे, और 8 विवाह पद्धतियां आपकी क्या क्या थी, जैसे पहला ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा असुर, छठा गंधर्व, सातवां आपका राक्षस और आठवां आपका पैशाच, ठीक है। कहीं पर पिशाच भी लिखा होगा तो उससे जरा भी आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। अब से पूछा किस विवाह को अच्छा नहीं माना है, तो देखो ब्रह्म को तो वो सर्वोत्तम बोल ही चुके हैं, और ब्रह्म विवाह के अंतर्गत ही क्या था कि सचित धन रत्न आभूषणों से कन्या को वर को दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या था, देव विवाह। तो देव भी इससे नीचे आता है बट ये भी उत्तम की श्रेणी में है। आर्ष और प्रजापत्य को लेकर भी बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है क्या कि इस प्रकार के विवाह की पद्धति, चाहे असुर हो, चाहे आप राक्षस पद्धति से कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हैं पैशाच पद्धति से, उन तीनों पद्धतियों को लेकर तो बिल्कुल ही अपोजिट रहा है कि भाई इन पद्धतियों के अंतर्गत किए गए जो विवाह है उनको उन्होंने अच्छा नहीं माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, इसका आंसर करिए। पहला ऑप्शन बॉटोमोर, दूसरे हीगेल, तीसरे क्रोबर, चौथे वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, देखो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है आपके, वेस्टरमार्क। और वेस्टरमार्क के अकॉर्डिंग क्या था, वेस्टरमार्क ने शादी को लेकर क्या बोला था, तो शादी को लेकर उनका स्टेटमेंट है, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं क्योंकि पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो वेस्टरमार्क का क्या था कि जिस प्रकार पुरुष किसी संपत्ति पर अधिकार स्थापित करता है उसी प्रकार उसने स्त्री पर अधिकार स्थापित किया, उसके साथ संबंध स्थापित कर एक विवाह नामक संस्था का जन्म दिया, ठीक है। तो ये वेस्टरमार्क की आपकी थ्योरी थी, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। पहला 1972, दूसरा 1961, तीसरा 1962, चौथा 1930। इसका आंसर करिए, ठीक है। आपके जनरली क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप करिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1930, आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 1930 में आपका स्थापित किया गया। अगला क्या है आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। अच्छा ये भी वही सेम ही आ गया आपका। हाँ, निम्न में से संसार में सबसे अधिक प्रचलित विवाह का कौन सा प्रकार है। पहला बहुभ्रातृत्व, दूसरा एक विवाह, तीसरा मैत्री विवाह, चौथा प्रयोगात्मक विवाह। अब विवाह की पद्धतियों को लेकर अगर आप बात करें तो बेसिकली आपने क्या टाइप्स देखे थे,
तो हम एक बार फिर से टाइप की तरफ नजर डाल लेते हैं। अगर आप देखें हिंदू पद्धति को लेकर, तो हिंदू पद्धति में आपके क्या थे, 4 टाइप थे। पहला टाइप अगर आप यहां से शुरुआत करें तो पहला था आपका अंतर्विवाह, दूसरा बहिर्विवाह, तीसरा टाइप था आपका अनुलोम विवाह, और चौथा टाइप था आपका प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो ये 4 आपके टाइप इसमें दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 4 टाइप आपके दिए गए। अब इसका बताइए कि इसके अंतर्गत कौन सा प्रचलित, कौन सा प्रकार का जो विवाह है वो आपका ज्यादा प्रचलित है। अब देखो एक चीज और कि बहिर्विवाह की टाइप्स आपने अब तक नहीं लिखे हैं, तो वो एक बार लिख लीजिए। इसके 3 टाइप हैं, सप्रवर बहिर्विवाह, सगोत्र बहिर्विवाह। ठीक है, कौन कौन सा है? सप्रवर बहिर्विवाह, सगोत्र बहिर्विवाह। ठीक है, और अगला है आपका बहिर्सपिंड बहिर्विवाह। ये आपके 3 टाइप आपके हैं। ठीक है, इसमें सगोत्र वाले में चेंज कर लीजिए, इसमें सगोत्र नहीं है, वो आपका सगोत्र तो हमारे यहाँ बैन ही है। ठीक है, आपको अगर ध्यान हो, सगोत्र है, सपिंड है, ये बैन है। क्यों? सगोत्र को उन्होंने अगर कुल गौशाला के आधार पर भी आप डिफाइन करें तो बात करता है एक तरीके से कि आपके एक कुल को लेकर। ठीक है, और कुल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो जो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955, उसमें पिता पक्ष की 5 पीढ़ियां, ठीक है, और माता पक्ष की 3 पीढ़ियां, ये वैलिड नहीं है अभी भी। ठीक है, पिता पक्ष की 5 पीढ़ी और माता पक्ष की 3 पीढ़ियां। सपिंड ओवरऑल ही बैन है। क्यों? क्योंकि सपिंड दरअसल में आ ही जाता है, सपिंड का जो अर्थ है वो अर्थ है शरीर का एक हिस्सा। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि पिता और पुत्र का जो बीच में संबंध है वो क्या है? सपिंडी संबंध है। माता और पुत्र के बीच का संबंध सपिंडी संबंध है। क्यों? क्योंकि माता का एक हिस्सा भाई पुत्र है उसका, ठीक है, पिता का एक हिस्सा उसका पुत्र है, तो दोनों के बीच में भाई ब्लड रिलेशन है ना, डायरेक्ट जो रिलेशन है। तो अगर आप जैविक आधार पर भी देखें तब भी आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो वो सपिंडी रिश्ते हैं और उनको बैन किया गया, इसीलिए यहां पे बहिर सपिंड और बहिर सगोत्र बहिर्विवाह की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये 3 टाइप हैं आपके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बहिर्गोत्र। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, तो सबसे अधिक प्रचलित आपका कौन सा है? एक विवाह। वही अगर बहुभ्रातृत्व को लेकर अगर आप बात करें तो 2 है। बहुभ्रातृत्व को लेकर अगर आप टाइप को ध्यान रखें तो बहुभ्रातृत्व का मतलब क्या है कि यहां पर ये शब्द दरअसल में गलत दे दिया है। ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए था भ्रातृत्व बहुविवाह। ठीक है, और दूसरा होता था आपका अभ्रातृत्व बहुविवाह। तो ये इन्होंने ऑप्शन ही इसमें गलत दे रखा है इसको। ठीक है, तो यहां पर ये चेंज कर लेंगे, ये ऑप्शन इस तरह से गलत है। मैत्री विवाह, प्रयोगात्मक विवाह, ये दोनों आपके यहाँ नहीं है प्रचलित। बेसिकली प्रचलित आपका क्या है? एक विवाह आपका ज्यादा प्रचलित है रेदर देन किसी अन्य के। ठीक है, और एक विवाह का मतलब क्या है कि एक पुरुष एक पत्नी के बीच में संबंध स्थापित होना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला 1950, दूसरा 1961, तीसरा 1962, चौथा 1963। इसका आंसर करिए। दहेज प्रतिरोध अधिनियम कब आपका लागू किया गया था? तो देखो, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? 1962 में। और दहेज को लेकर आप जो सिंपल जो आपकी डेफिनेशन है वो यही है, क्या है कि कन्या पक्ष की तरफ से, कन्या पक्ष के रिश्तेदार, कन्या पक्ष के परिवार वाले, ठीक है, जो परिवार के जो सगे संबंधी मतलब माता पिता हैं या भाई हैं या उसके अलावा जो भी रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा दिया गया कोई भी उपहार स्वरूप, धन हो, कोई संपत्ति हो, वो सभी जो है दहेज के अंतर्गत आती है, ठीक है, और दहेज बैन है। अब कारण बहुत सारे हैं कि भाई दहेज देने के कारण क्या क्या है, ये सब है, तो ये तो आप जनरली आपने इसको पढ़ा होगा, तो इनके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो देना यू विल क्रैक इजीली, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि जो टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां पर उंगली अटकती है। सोशियोलॉजी को लेकर हमेशा टर्म जो क्या रहता है कि सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनके 3 टाइप हो जाते हैं। पहला टाइप जो आ जाता है वो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है, कोई टर्म्स दे दिया है, ठीक है, कोई डेफिनेशन दे दी है अलग अलग, तो वहां दिक्कत होगी आपको। दूसरा आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, जैसे किसी की कोई रिसर्च है, कोई बुक्स है या कोई ऐसे लिखे गए हैं, वो आपको रटने पड़ेंगे याद। तीसरा जो आता है वो आता है आपका अप्लाइड पार्ट, ठीक है, और अप्लाइड पार्ट करने में बहुत ईजी रहता है। अप्लाइड पार्ट तो जनरली आपको जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा भी है ना, तो आप उसका अप्लाइड पार्ट को कर सकते हैं। और ये अप्लाइड पार्ट में आता है कि दहेज क्यों लिया जाता है, बहिर्विवाह क्यों किए गए, अंतर्विवाह क्यों किए गए, तो ये तो जनरली आपने पढ़े हैं। बहिर्विवाह के या अंतर्विवाह के जो टर्म्स को लेकर बात करें, या फिर फैमिली वाइज चॉइस क्यों देश में है हमारे यहाँ, ठीक है, या फिर अगर आप बात करें कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार जैसी प्रथाएं क्यों हैं देश में, ठीक है, या फिर संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म हो गए, एकल परिवार ज़्यादा क्यों है देश में, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको कब मिलती है, ये आपके अप्लाइड पार्ट में आ जाती है। तो पहले और दूसरे पार्ट आपको बस खाली फोकस ज़्यादा करने हैं, थर्ड पार्ट ऑटोमेटिकली आप इजीली कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका कि भारत में सहप्रवास प्रसविता की प्रथा निम्न में से किस जाति में पाई जाती है? टोडा, संथाल, भील, पुंडा। इसका आंसर करिए। सहप्रसविता, सहप्रसविता, इसका आंसर करिए। सप्रसविता कहाँ आपकी ज्यादा पाई जाती है? इसका आंसर करें। देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया गया था? टोडा दिया था, दूसरा आपका संथाल दिया था, तीसरा भील दिया था, चौथा आपका क्या दिया था? पुंडा आपका दिया गया था। तो सप्रसविता आपको टोडा में ज्यादा देखने को मिलती है। कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है? टोडा के अंतर्गत आपको सप्रसविता ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब सप्रसविता दरअसल में है क्या? तो सप्रसविता का मतलब एक तरीके से कहीं पर आपको सहकाष्टी भी शब्द देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब के होता क्या है कि इस प्रथा के अंतर्गत कि जिन जनजातियों में मतलब कि एक तरीके से ये है कि जब कोई व्यक्ति है, अब पुरुष है, तो भाई प्रसव पीड़ा किसको होती है? महिला को होती है, पुरुष को तो नहीं होती है, तो पुरुष को कष्ट नहीं होता। तो जो पीड़ा महिला को हो रही है उन्हीं कष्टों का अनुभव पुरुष भी करे,
मतलब कि एक तरीके से ये आपको हो सकता है ये मातृत्व संस्थाओं में भी बहुत ज्यादा देखने को मिले। तो ये जो सहकष्टकारी या सहप्रसविता, जिसको आप कोवेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है किसमें, टोडा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि जो महिला है प्रसव के दौरान जिस प्रकार का भोजन कर रही है उसी प्रकार का भोजन करना होगा। जिस प्रकार से उसको कई सारी चीजें बैन होती हैं, उसी प्रकार से पुरुष को भी उन चीजों का अनुपालन करना होगा, जिससे कि वाकई में उसको एहसास हो सके कि भाई बच्चा पैदा करना कितना अपने आप में एक मतलब जोखिम है, कितना उसके अंदर कष्ट होता है। ठीक है, और कितना उसके साथ में चीज़ें अलग अलग रहती हैं, जैसे कि छूत माना जाता है उस दौरान महिला को, जो प्रसव वाली महिला है उसको नहीं छुआ जाता है। ठीक है, तो पुरुष को भी बिल्कुल सेम वही चीज़ें फील कराई जाती हैं। ठीक है, तो यह सहप्रसविता या सहकाष्ठी या फिर कोविड के नाम से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी किसमें, ये आपके टोडा में। ठीक, तो आज की आपकी इस क्लास के लिए इतना ही। कोई अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो उसको जल्दी बता दीजिए। कोई अगर आपका कुछ डाउट है देन वो आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो आज की आपकी इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई अगर आपका कोई डाउट रहा हो देन उसको बताइएगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। कोई अगर आपका डाउट है तो इन द कमेंट सेक्शन आप जाइएगा, अपने डाउट को बताइए, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा बाय द नेक्स्ट डे। ठीक है, और कोई अगर आपका फीडबैक है तो उस फीडबैक को भी बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जिससे कि बाकी आपको अन्य कोर्सेज के बारे में भी जानकारी समय से उपलब्ध हो सके। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।